अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स की आखिरी लेक्चर वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म चैप्टर नंबर 14 का नाम है। पेज नंबर 151 पे न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। 2 पार्ट इससे पहले मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ और उसी की कंटिन्यूएशन और आखिरी लेक्चर है। इसमें 2 न्यूमेरिकल्स हैं और एंड में मैं आपको इंशाल्लाह सिलेक्टिव सॉल्व एग्जाम्पल जो होती हैं बुक में उसके इम्पॉर्टेंट नंबर बताऊँगा, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से न्यूमेरिकल लाजमी आना होता है। कई कैटेगरी के न्यूमेरिकल हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने एक कैटेगरी शुरू की थी, उसी का एक रह गया था 14.6, उसी में है। इसको जे थॉमसन या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये कैटेगरी बनेगी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, जो नाम था जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसका जो है लेक्चर वीडियो भी है, देखिएगा ज़रूर। तो ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अल्फ़ा पार्टिकल, उसके लिए वैलिड है। क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, यानी एक प्रोटॉन है, उसको धक्का लगा पोटेंशियल डिफरेंस का 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स का, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो गया 0.3 वेबर्स पर स्क्वायर मीटर की, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाते हुए 45 डिग्री का। तो बताएं कि रेडियस क्या होगा सर्कुलर पाथ का। तो एक छोटी सी थ्योरी बता रहा हूँ, वो भी अपने ख़जाने में संभालिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमने लग जाता है। यानी ये मंज़र समझें कि ये एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, सही है। तो ये जैसे ही इसमें दाखिल होगा ना, ये घूमने लग जाएगा ऐसे। इससे पहले तो एक MCQs बना लें कि सर्कुलर पाथ हमेशा बनाएगा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा। दूसरी MCQs बना लें, परपेंडिकुलर होगा यानी उसकी डिफ्लेक्शन। तीसरी MCQs बना लें कि अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल आएगा जैसे न्यूट्रॉन, तो अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये 2-3 आपकी MCQs भी बन गई, सही। अब फॉर्मूला लिस्टिंग अपने पास कीजिए। किसी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी जो होती है वो VE या EV होती है अगर उसका वोल्टेज या पोटेंशियल हो, और चूँकि चल रहा होता है वो पार्टिकल, तो उसकी ½ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी ये इसकी एनर्जी हो गई उस पार्टिकल की जो चल रहा है। सर ये कब काम आता है बेटा? ये उस वक्त काम आता है जब आपको वोल्टेज और वेलोसिटी में से कोई एक चीज़ अननोन हो। जैसे अब यहाँ पे देखें वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है, तो हम वेलोसिटी इससे निकालेंगे प्रोटॉन की। अब आप सोच रहे होंगे सर वेलोसिटी क्यों निकालेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। वेलोसिटी इसलिए निकालेंगे कि अगर ना निकालें तो हमें आगे वेलोसिटी रखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर रेडियस या सर्कुलर पाथ का साइज़ आ नहीं सकता, सही है। डेटा बनाएं। पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चैप्टर ख़त्म हो गया, कैपिटल B जैसे चैप्टर 12 में E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सही है। वेबर्स पर मीटर स्क्वायर भी इसके यूनिट्स हैं, टेस्ला भी हैं और न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी हैं। एक ही जगह तीनों लिख दिए, इसमें से कोई भी आया आप पहचानेंगे कि ये B के यूनिट्स हैं। एंगल दिया हुआ है थीटा, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया है प्रोटॉन। आज वैसे दोनों पे चार्ज एक होता है, लेकिन गलती तो गलती ही होती है। तो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम और मास 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। गिवन भी होगा, आप याद भी कर लें तो अच्छा है। अब रेडियस हमें पूछ रहा है R, एनर्जी। अब इसको मैंने फार्मूला मेकिंग कर ली, 2 उधर क्रॉस हो जाएगा, m अपॉन में चला जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, V² बचेगा तो स्क्वायर रूट से V की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें V पे स्क्वायर है, ठीक है।
अब वैल्यू रखें, वोल्टेज कितना 6 एक्सपोनेंट 5, ई कितना है चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19, मास कितना है, कैलकुलेटर चलाएं, मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट में आ गया 14 पावर, रूट ले लेंगे तो मीटर पर सेकंड। डरिएगा नहीं, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा होती है। अगर कभी 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 आएगी तो परेशान मत होइएगा कि गलत हो रहा है, जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है। कम आए तो परेशान हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन है, कोई हमारी गाड़ी या आपकी जो है कोई बाइक या इस तरह की चीज़ नहीं है। अब ये थ्योरी एक और आ रही है कि प्रोटॉन जो है सर्कुलर पाथ में उसी वक्त घूमेगा जब उसके ऊपर फोर्सेस जो हैं वो उसको घुमाने वाली बैलेंस हों। अब मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है, सही, और घूमने लग गया है तो घुमाने वाली फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, बचपन से पढ़े होंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का इंटरेक्शन हो गया, यानी बराबर हो गई। अब मैग्नेटिक फोर्स तो ई वी बी साइन थीटा, इस चैप्टर की पहली कैटेगरी जाके देखिएगा, क्यू वी बी या ई वी बी साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। ई उस वक्त लिखते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल हो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि उस पर फिक्स होती है चार्ज की वैल्यू, वरना ये ओरिजिनल क्यू था। तो ई इक्वल टू क्यू इसलिए हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसका जिक्र आ रहा है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो तो mv²/r होता है, हाँ बोल दें, वेरी गुड। अब सोचना सिर्फ यहाँ पे ये है कि v पे y² क्यों लिखा सर ने, क्योंकि अभी मैंने अपने जो थ्योरी में बोला परपेंडिकुलरली, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है सिर्फ इसको मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसको आगे लेके चला जाएगा, घुमाएगा नहीं। समझे आप बात, बारीकियाँ लिखते रहें, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस MCQs। परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिर्फ इसको घुमा सकता है। मेरे हाथ को देखें, यानी मैं ये आया और यूँ चला गया तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट घुमाएगा। अगर मैं यहाँ पे Vx यानी cos थीटा वाला ले लेता वो तो आगे लेके चला जाएगा, घुमाना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में उसको घूमना ही है, सीधा जाना ही नहीं है सवाए न्यूट्रॉन के, सही है। अब Vy क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे Fx F cos थीटा, Fy F sin थीटा, तो Vy V sin थीटा लेंगे, स्क्वायर है तो V² sin स्क्वायर थीटा। इसकी हिस्ट्री भी बता दूँ हल्की सी, कि जैसे Vy V sin थीटा, तो स्क्वायर हो गया स्क्वायर के साथ। अब V से V² का एक काट दें, sin थीटा को एक sin स्क्वायर से काट दें, जो बचे वहाँ लिख दें EB = mv sin θ/r। यहाँ तक सही हो गया। अब हमें चाहिए क्या, R, सर का अंदाज़ आपको पता है, सर पहले फॉर्मूला मेकिंग करेंगे, R उधर ले गए, EB उधर। अब पुट एंड गेट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि V क्यों निकलवाया, क्योंकि अगर मैं पहले ये काम करता तो इक्वेशन नंबर 1 बोलना पड़ता कि 2 अननोन हो गए, क्योंकि देखिए V भी क्वेश्चन मार्क, R भी क्वेश्चन मार्क, गॉट इट, दैट्स इट। अब V आ चुका है तो वैल्यूज़ रखें, V की जो निकली 1.072 एक्सपोनेंट 7, कैलकुलेटर चलाएं सही से, sin 45.263 मीटर्स। छोटे छोटे साइज़ के सर्किल होते हैं, हमारी तरह इतने बड़े बड़े साइज़ के नहीं होंगे। तो ये यूँ समझने कि ये आ गया आपका 26.3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी में हाथों हाथ में आपको एक दो चीज़ बताऊं जो बोर्ड के पेपर में काम आएगी। ये सबसे ख़तरनाक न्यूमेरिकल बुक के अंदर मैंने करा दिया आपको 14.6। अब इसके हल्के हल्के न्यूमेरिकल भी हैं, वो साइड पे अपने पास लिख लें, काम आएंगे इंशाल्लाह। E/m = V/RB, ये एक फार्मूला था जो हमने ड्राइव किया था J.J. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, इसको लिख लें अपने पास। ये चार्ज टू मास रेशियो का ओरिजिनल फार्मूला है। अब E और M तो पता होगा हर वक्त, सही बोल दें, वेरी गुड, सही है। अब इसमें कभी R पूछ ले, कभी V पूछ ले। अब अगर फ़र्ज़ करें V नहीं है तो ये फार्मूला एक आपके पास आ गया, यानी टोटल फार्मूला लिस्टिंग हो गई 1, 2 और ये 3। ये भी फार्मूला एक तरह का बन रहा है, रिलेशन, ठीक है। अब B हर वक्त देगा आपको, सही। अब आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हल्का हो जाएगा, ये आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा इंशाल्लाह। कभी मैं आपको 10 या 20 ईयर के न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह कराऊंगा, तो उसमें ये एक वैरायटी आ जाएगी। लेकिन इसलिए बता रहा हूँ, जो शौकीन बच्चे हैं मुझसे आगे पढ़ें कि अरे यार ये कहीं दिखा, ये तो सर ने आइडिया दिया था, करते हैं, समझ गए, कोशिश कीजिएगा। तो ये उस वक्त काम आता है जब एंगल ना हो, जब एंगल ना हो, लिख लें एंगल नॉट गिवन, उस वक्त ये काम आता है, देख रहे हैं। और ये जब एंगल गिवन हो 45 डिग्री, 60 डिग्री दे दे, 30 डिग्री, वेरी गुड, हो गया। आगे चले भाई, 14.15 कैटेगरी आखिरी आ रही है। कितनी कैटेगरी हो गई थी, एक फोर्स की हुई थी, एक टॉर्क की हुई थी, एक बोले हैं
एक जो है म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन फैराडेज लॉ की विधि, एक एसी जनरेटर की विधि, एक जे थॉमसन या चार्ज टू मास, यानी ये 5वीं कैटेगरी थी। तो अब ये छठी और आखिरी आ गई ट्रांसफॉर्मर। अब आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो ठीक, नहीं तो आपके ऊपर आपकी खुशी कि सर जो है सिस्टमेटिक कराने के लिए देख रहा हूँ कि 6 के बाद छलांग मार के 15 पे आ गए, तो एक जैसे एक जगह पे हों। सही है। ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी थोड़ी सी बता दूं, फिर छुट्टी होने वाली है, लेकिन वो बताऊंगा, एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर 2 तरह के होते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर वो होता है जिसमें प्राइमरी 2 कॉइल्स होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पे चलता है, लिख लें साइड पे थ्योरी। और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। सही है, जहाँ से उसको इनपुट मिलता है वोल्टेज का वो कहलाता है प्राइमरी यानी इनपुट, जहाँ से आया, और जहाँ से निकला गया बाहर सेकेंडरी हो गया वो। सही है। अब अगर तो नीचे कर देगा कम, इसका जो है वोल्टेज हो गया प्राइमरी का या ईएमएफ ईपी, और इसका हो गया ईएस। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हो गई वो एनपी, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हो गई एनएस। इसमें जो करंट आया वो हो गया आईपी, इसमें जो करंट गया वो आईएस। इसकी जो पावर रेटिंग हो गई वो इनपुट पावर, और इसकी पावर रेटिंग हो गई वो आउटपुट पावर। इतने सारे पैरामीटर हैं। सही है। एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ई ईएमएफ या वोल्टेज, पी पावर। सही, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, इनपुट आउटपुट। अब अगर वोल्टेज को कम करेगा तो इसको हम कहेंगे स्टेप डाउन, यानी आउटपुट वोल्टेज में वो कम कर दे इनपुट से, तो ये होगा स्टेप डाउन। ठीक है जी, थ्योरी के भी मज़े आपको आ रहे हैं, सर बढ़ा रहे हैं। और अगर सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाए प्राइमरी से तो ये हो जाएगा स्टेप अप। सिंपल सी बात है, जो बढ़ा दे स्टेप अप, सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो स्टेप अप, उतरते हैं स्टेप डाउन। तो ये समझ में आ गई बात। अब सवाल की लंबाई बहुत है लेकिन इसका सॉल्यूशन छोटा लग रहेगा क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स बहुत सारे हैं। इसका भी मैं रीमेक बताऊंगा कि इम्तिहान में इतने सारे पार्ट नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे, तो उसको लिख लीजिएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अच्छा काइंडली ये मत याद कीजिएगा कि सवाल में स्टेप डाउन लिखा होगा, इससे पकड़िएगा कि ज़्यादा को कम कर रहे हैं, कम को ज़्यादा। स्टेप डाउन या स्टेप अप की वर्डिंग की सेटिंग मत बनाइएगा, धोखा हो जाएगा। कभी नहीं देगा तो आप समझेंगे मिस प्रिंटिंग है। नो, ये हुआ देखिए ज़्यादा कम। ठीक है। पावर आउटपुट किलोवाट एफिशिएंसी दे रहा है। ठीक। अच्छा, एफिशिएंसी का जो है अभी फॉर्मूला एक आएगा उससे पता चल जाएगा एफिशिएंसी। प्राइमरी में कितनी टर्न्स हैं, अब सब कुछ पूछ रहा है। सेकेंडरी की टर्न्स पूछ रहा है, इनपुट की पावर पूछ रहा है, और करंट इन ईच कॉइल। तो ईच कॉइल कितने होते हैं, 2, प्राइमरी सेकेंडरी, यानी कितने अननोन्स हुए, 4 अननोन हो गए। सेकेंडरी की टर्न्स 1, इनपुट पावर 2, और 2 कॉइल के 2 करंट, 3 4, करंट इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी 4। ठीक है, लेकिन लिखेंगे 3 इसलिए कि करंट एक ही जैसी अननोन चीज़ है। इनपुट वोल्टेज ईपी, अच्छा वीएस या वीपी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके बुक के सिंबल, टेक्स्ट बुक के सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ईएमएफ का ई। ठीक है, यहाँ पे आप वीपी लिख दें, लेकिन बुक को फॉलो करेंगे तो ई बेहतर है। सही है। वोल्ट्स हो गया। अच्छा, इसमें भी कभी किलो वोल्ट देगा तो वोल्ट बनाना ज़रूरी होगा। पावर आउटपुट सेकेंडरी में आउटपुट होती है किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000, तो 1000 का आ गया 10 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एनपी प्राइमरी हो गया। एफिशिएंसी, अच्छा एफिशिएंसी का ये निशान है, एफिशिएंसी का आप ई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखेगा क्योंकि इस ई से मिक्स होने का खतरा। तो ये ईटा जो है लंबी नाक वाला, ये है एफिशिएंसी का सिंबल। ई लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखते रुक गया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, 2 ई हो गए। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पूछ रहा है, एनएस। पावर आउटपुट पूछ रहा है, इनपुट पूछ रहा है, सॉरी इनपुट मतलब प्राइमरी, और करंट इन ईच कॉइल। अच्छा, एक चीज़ मैं एक बता दूं, कुछ स्टूडेंट कई अननोन हो ना तो इज इक्वल टू डाल के एक दफ़ा क्वेश्चन मार्क डालते हैं, जितने अननोन उतने क्वेश्चन मार्क दिखें, इसका अलग इसका अलग। मतलब कुछ लोग यूँ लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क, तो दोनों की वैल्यू बराबर थोड़ी आएगी कि एक ही इज इक्वल टू डाल दिया। समझे बारीकी। अब फॉर्मूला लिस्टिंग करते हैं, इसको टर्न रेशियो फार्मूला कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन भी कहते हैं। सही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन कम कहते हैं। ये कब काम आता है, अगर 3 इसमें नोन हो, 1 अननोन हो, यानी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो और
ईएमएफ या इनपुट आउटपुट वोल्टेज का रेशो। इसमें ख्याल रखिएगा सेकेंडरी आउटपुट ऊपर आना चाहिए और प्राइमरी इनपुट नीचे। उल्टा लिख दिया तो रेशो उल्टा हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन लॉजिकल मसले पे क्वेश्चन में 1 नंबर कट जाएगा। अब NS चाहिए आउटपुट के सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स, तो वो अलग कर दें, वैल्यू रखें। कैलकुलेटर चलाने के बजाय मैं ये बता रहा हूँ, अपना 2 0 कट गए, सही है जी। 4 से ये 24 कट गया और 6 2 12 आके 200 कैलकुलेटर रखा रहा और आंसर आ गया टर्न्स में। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, आंसर 1। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें भाई, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये तो बचपन से पढ़ होंगे। लेकिन अब ट्रांसफार्मर की पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, तो पावर आउटपुट PS, पावर इनपुट PP, यानी सेकेंडरी और प्राइमरी। अब इसमें एफिशिएंसी दी हुई है 95%, तो 95 को डिवाइड कर देंगे 100 से, जैसे कार्नोट इंजन में करते थे, चैप्टर 11 भी देखिएगा। 95 अपॉन 100 किया तो ये 0.95 हो गया और बाकी PS और PP की वैल्यू रख दी, यानी PP तो चाहिए था और ये 3 इसकी पावर के साथ ये रहा, ठीक है। किलोवाट वाला मत रख दीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू चलाएं कैलकुलेटर, तो आपका आ गया वाट्स में 9473 वाट्स। इसको किलोवाट बना दें अगर, तो 3 डेसिमल मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.473 किलोवाट। तो ये लुक आ जाएगी कि किलोवाट में सवाल, किलोवाट में जवाब, लेकिन मैंने और करके लिखा है, मींस ऑप्शनल। करंट, इसके लिए आप जाएं चैप्टर नंबर 13 में और 13 से उठा के लाएं एक फार्मूला। देख रहे हैं सर पढ़ाते हैं, रेफरेंस देते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं माशाल्लाह, तो ये मेरे साथ चलें, तब A1 के ग्रेड की तरफ करीब पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये क्या होता था, ये चैप्टर नंबर 13 की पावर रेटिंग का एक फार्मूला होता था, P = VI, याद आया। अब P ये रहा, यहाँ पे V की जगह E EMF का है, वो रहा, देखा। रिवीजन से फ़ायदा होता है। ये चैप्टर नंबर 13 का फार्मूला नया नहीं है। अब इसमें करंट आ जाएगा अगर पावर और वोल्टेज हो रखा, वैल्यू बगल इसमें P और S ध्यान रखिएगा, इतने सारे P इतने सारे S डिवाइड किया, आंसर आ गया, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में EP अपॉन में गया, ES क्रॉस मल्टीप्लाई में गया। अब यहाँ पे समरी एक बनाइएगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दूंगा। समरी ये है कि जब स्टेप डाउन की समरी बता दूंगा, स्टेप अप की आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। स्टेप डाउन की समरी ये बन रही है कि सेकेंडरी की टर्न्स कम होंगी, ठीक है, लिख लिया। पावर आउटपुट कम होगा, सही है, देख लें 9400 और ये 9000 कम है ना, ठीक हो गया। और क्या चीज़ होती है भाई, EMF जो है सेकेंडरी का कम होगा और करंट ज़्यादा होगा। ये बहुत बड़ा बड़ा लिखिएगा क्योंकि इसमें बच्चे खर जाएंगे धोखा। ये वाला जो ये स्पेशल अटेंशन, करंट जो है ना वो राइज करता है, क्योंकि आप नोट करें करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, नोट करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर वोल्टेज कम करेगा तो करंट को बढ़ा देगा। चेक करना है तो चेक करने देखें, इसको कहते हैं चेकिंग के साथ अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखें सेकेंडरी का करंट 7.5 आया, ज़्यादा आया ना, जबकि ये है तो स्टेप डाउन। क्या सीखा, तो ये समरी MCQs में भी काम आएगी। अच्छा अब जो है कहीं जगह बची है, महीना आपने कहीं पास लिख लें। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इस चैप्टर की करनी है अगर आपको, तो 14.5 कर लीजिएगा, 14.6 कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 129 पर मौजूद हैं, सही। फिर 14.7 कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 133 पे मौजूद है। फिर 14.8 9 10 14.8 9 10 कर लीजिएगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं आपको, मुश्किल वक्त के लिए, बल्कि अच्छे बच्चे तो हर वक्त के लिए करा करें इस तरह की चीज़ें। पेज नंबर 37 और 8 पर मौजूद हैं। तो ये इस चैप्टर की एग्जाम्पल की समरी आ गई, सारे न्यूमेरिकल भी आ गए। जो बीच के 2-3 न्यूमेरिकल नहीं हुए वो अननेसेसरी या बेकार हैं, सही है। फीडबैक दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले किसी चैप्टर पे जाएंगे। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।